हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं आपके सामने 12th क्लास की वीडियो के साथ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं कहूं पिछले 10 सालों में 6 से 7 बार पूछा गया। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इनके बीच में लगता है फोर्स। उस फोर्स का फॉर्मूला अपने लोगों ने आज डिराइव करना है। ठीक है, तो टू पैरेलल करंट कैरिंग to parallel current carrying conductors। ठीक, सपोज मैं कोई भी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ले रहा हूं, एक ही ले लिया और एक ही ले लिया, और एक चीज ध्यान रखना है, ये दोनों इनफाइनाइट। ठीक है, ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट है। ठीक है, अब दोनों में कोई ना कोई डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो मैं इनिशियली दोनों में करंट की डायरेक्शन मान लेता हूं अपनी मर्जी से I1 I2। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, जब भी उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। याद आया कुछ? एक करंट कैरिंग कंडक्टर, आई नाम का करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया, और उस कंडक्टर की लेंथ एल है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा था वो लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड ने एंगल को थीटा बना रखा होगा, तो ऑटोमेटिकली फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? आई बी एल साइन थीटा। तो उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, उस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, आई बी एल साइन थीटा की। ठीक, एक और फॉर्मूला भाई जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, वो कौन सा है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये पता है आप लोगों को। वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन आर। आर किसी डिस्टेंस अपार्ट पर वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक, अब भाई ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स को जब अपने लोगों ने पैरेलल रखा हुआ है किसी डिस्टेंस आर अपार्ट पर, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगा रहे हैं सर? क्या रीजन होगा इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने का? तो ऑलरेडी अपने लोग स्टडी कर चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स कब आता है, मैग्नेटिक फोर्स के आने का कारण क्या होता है। भाई जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फोर्स। जब भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब भी दो ग्रेविटेशनल फील्ड्स, मतलब सेम टाइप की फील्ड्स उसी टाइप का फोर्स प्रोड्यूस कर देती है, इतना याद रखना। अगर आप ये कहो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगा देगी या इंटरेक्ट होने के बाद कोई फोर्स लग जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपके सामने हैं। करंट I1 अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर आएगी जाके, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। सिमिलरली I2 एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके ऊपर जाके लागू होगी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो फोर्सेस दोनों के ऊपर लगने वाला है। अब इसके ऊपर का क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, प्रूव दैट कि ये दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक्शन रिएक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो भाई करंट I1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में I2 कंडक्टर आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, करंट अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। तो इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने लोग क्या रख करते हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो I1 मैग्नेटिक फील्ड, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 आ गई, और उस B1 का फॉर्मूला, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 अपॉन आर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर I2 आ रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर I2 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखा जाए फोर्स ऑन I2 ड्यू टू B1, तो क्या होगा? फोर्स को नाम दे दिया F2, I2 के ऊपर लगने वाले फोर्स को नाम दे दिया F2। तो F2 विल बी इक्वल टू, F2 विल बी इक्वल टू फॉर्मूला आई बी एल साइन थीटा। तो I की जगह I2, B की जगह B1, लेंथ L, साइन थीटा की जगह, ध्यान से देखो, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या मिल जाएगा? I
F2B1 इंटू एल, ये आ गई F2 की वैल्यू, ये आ गई F2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। सिंपली क्या करो, सेकंड को थर्ड में रख दो भाई, सेकंड इक्वेशन को थर्ड में रख दो, तो क्या मिल जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू I2 इंटू B1, तो B1 बोले तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R इंटू एल। इस एल को इधर ले आएंगे थोड़ी देर में, भी देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R इंटू एक कोई इनफाइनाइट वायर की एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर का फोर्स, किसी इनफाइनाइट वायर की किसी पर्टिकुलर लेंथ, सपोज वो लेंथ मैं इतनी मान लेता हूं एल, ये वाली लेंथ, ठीक है, इतनी लेंथ के ऊपर का फोर्स ये है। तो अगर आपको और लेंथ का चाहिए होगा तो लेंथ को और बढ़ा दोगे, तो अगर इतनी लेंथ का चाहिए होगा तो इतनी लेंथ कर देना, वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर आपसे पूछ दिया जाए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इन सच केस फोर्स पर यूनिट लेंथ के केस में क्या करोगे, F2 को सिंपली डिवाइड कर दो L के साथ, तो मिल जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, किसके ऊपर का, कंडक्टर का सेकंड वाले के ऊपर का। अब देखो भाई, फोर्स F2 जब लग रहा है तो उसकी कुछ ना कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना, तो डायरेक्शन के लिए बड़ा अच्छा तरीका है राइट हैंड पाम, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, ध्यान से देखो, पाम किधर है, पाम इधर है, पाम इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, पाम किधर है, पाम इधर है, तो ये F2 इधर आ गया, इसको रब करते हैं, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है, इसको रब करते हैं। तो ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन हो गई, दैट इज F2 नाम के फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो I1 के ऊपर जाके लागू होगी, तो ध्यान से देखो, करंट अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, बाहर, करंट अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, बाहर, बाहर जब मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो वो डॉट से रिप्रेजेंट करी जाएगी, किससे, डॉट से, ठीक, जब वो डॉट से रिप्रेजेंट करी जा रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को नाम दे दो B2, फॉर्मूला यही सेम होगा, ठीक। फिर आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आएगा, I1 करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर, तो I1 B2 L sin 90, फिर आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, चलो करके देखते हैं। B2 की वैल्यू कितनी, B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R, R डिस्टेंस अपार्ट पर, R डिस्टेंस अपार्ट पर I2 क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है B2 नाम की आउटवर्ड्स, ठीक है। तो फोर्स लगेगा भाई किसके ऊपर, फोर्स ऑन I1 ड्यू टू B2, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, फोर्स F1 के लिए वो होगा I1 B2 L sin 90, वही sin 90 क्यों आया, sin 90 क्यों आया होगा, लेंथ ही ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ध्यान से देखो एंगल कितना बना, 90, ठीक है। तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो F1 की वैल्यू कितनी, I1 B2 L इंटू 1, F1 की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आपके पास सपोज इक्वेशन नंबर 4, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब 4 को 5 में यूज करोगे तो F1 की वैल्यू कितनी, I1 इंटू B2 की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R इंटू L, ये आ गई F1 की वैल्यू। ये फोर्स ऑन 1 है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, ये फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू 1 की वजह से, ठीक। पुट करके देखो वैल्यूज को, तो क्या मिलता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R इंटू L। तो ध्यान से देखिए, फोर्सेस की वैल्यूज देखिए, जैसे क्या सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। डायरेक्शन का और ध्यान रख लेते हैं एक बार, इसके ऊपर लगने वाली डायरेक्शन देखते हैं, करंट कहाँ है, ऊपर, फिंगर्स कहाँ है, बाहर, बाहर क्यों आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, थंब कहाँ है, ऊपर, पाम कहाँ है, मेरी तरफ, पाम कहाँ है, मेरी तरफ था, तो ऑटोमेटिकली फोर्स F1 इधर की तरफ हो जाएगा, दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल थे, ये दिख गया, बट साथ में साथ अपोजिट भी है, और लग रहे हैं अलग अलग बॉडीज के ऊपर। जब दो फोर्सेस दो अलग बॉडीज के ऊपर लग रहा है और वो हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो वो क्या हुए, एक्शन एंड रिएक्शन हुए, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो इन सच वे मैं ये कह सकता हूँ, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स किसको फॉलो करते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं। सर अगर हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला है, तो देखते हैं। ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स, एक की डायरेक्शन ऊपर, एक की डायरेक्शन नीचे,
ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फिर से इनवर्स गई, मैग्नेटिक फील्ड फिर से इनवर्स गई। जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स जाती है तो अब ध्यान से देखिए इसका फोर्स, करंट, करंट नीचे है ना, करंट का नीचे, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पाम कहाँ है, पाम होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट नीचे है, पाम कहाँ जा रहा है उधर, तो फोर्स उधर चला। इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा, करंट नीचे जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनवर्स, इसकी वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहा हूँ, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्स, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड आ गई भाई, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब जब इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसके लिए चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, करंट ऊपर, पाम कहाँ, पाम बाहर, बाहर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स, ऑटोमेटिकली दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, रिपेल कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, रिपेल कर रहे हैं। ठीक, तो इन सच अ केस अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के करंट की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में, तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर्स के करंट की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, तो वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। इतना ध्यान रहे भाई, इतना ध्यान रहे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेस ध्यान रखिएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, इसके लिए भी फॉर्मूला ही सेम बनेगा, एफ अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 4/2I1I2 अपॉन आर। कहने का मतलब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के ऊपर का करंट चाहिए और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं वो चाहिए, बस बात खत्म है, बाकी सब हो जाएगा फिर, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ करते हैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, जो आपके बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और जो आपको कभी नहीं आते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, काबिलियत तो है भाई आपके अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर, सपोज मैं सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना, एक कंडक्टर ये 20 सेंटीमीटर हो, ठीक, ए बी कंडक्टर दे रखा हो सपोज, और दूसरा है 10 सेंटीमीटर लो सपोज, यह सी डी कंडक्टर दे रखा है, ठीक है। अब कह दिया जाए इसका करंट है सपोज 2 एम्पियर्स, इसके पास है करंट आपके पास 3 एम्पियर्स, और कह दिया जाए फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन 3 सेंटीमीटर ऑफ ए बी वायर, ए बी वायर के 3 सेंटीमीटर के ऊपर का फोर्स पता करिए। तो भाई फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर, ठीक है, आर नहीं गिवन है तो ठीक है, आर को ही मान लिया 2 सेंटीमीटर है। अब आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट किसमें, मीटर से, कर लिया भाई, मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। I1I2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ये सॉल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें तो फोर्स निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला नहीं है, मैंने तो फोर्स बोला है, तो फोर्स बोला है तो एफ अपॉन एल निकालने के बाद आपके पास कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रखी हो, तो वैल्यू देख लेते हैं क्या है कि 10⁻⁻7 हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू इंटू 2 इंटू I1 हो गया सपोज 2, I2 हो गया 3 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 2 इंटू 10⁻², ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। एफ अपॉन एल, एफ अपॉन एल की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो ये है, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। बट अगर अब यहाँ पर ये पूछते हैं कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन लॉन्गर कंडक्टर या शॉर्टर कंडक्टर, तो आपको क्या करना होता है उस केस में, एफ अपॉन एल की वैल्यू निकालनी। तो एफ अपॉन एल में आपने एल को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, लॉन्गर के लिए, लॉन्गर के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉन्गर के लिए के ऊपर का लगने वाला फोर्स आ जाएगा, और शॉर्टर के लिए अगर आप पता करोगे तो 10 सेंटीमीटर की वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो शॉर्टर के ऊपर का फोर्स मिल जाएगा। बट अभी के लिए क्या पूछ रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन 3 सेंटीमीटर, कोई 3 सेंटीमीटर का जो पार्ट है उसके ऊपर, ए बी वार के 3 सेंटीमीटर के पार्ट के ऊपर का फोर्स आपको पता करना है। तो लेंथ को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो F इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 3 सेंटीमीटर, बोले तो 3 इंटू 10⁻², ठीक। तब क्या करना है, इधर हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा 10⁻7 न्यूटन, ये हो गया फोर्स। क्लियर होगी बात, है ना, देख लो एक बार, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब थोड़े टफ टफ आना शुरू हो जाएंगे, ये तो बहुत इजी था ना, अब थोड़ा सा और टफ देख लो भाई। सपोज एक कंडक्टर है कुछ इस तरह से, एक कंडक्टर कुछ इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर करंट जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू है सपोज 2 एम्पियर्स, और यहाँ एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पी नाम का, पी नाम का प्रोटॉन, ये मूव कर रहा है अपनी वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी में मान लेता हूँ 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, चलो फाइन मान लो, ज्यादा हो जाएगा,
200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये प्रोटॉन के लिए उसकी जो वेलोसिटी है ये गिवन है। ठीक, इसका प्रोटॉन का चार्ज भी आपको पता ही होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये भी आपको पता होता है। पता क्या करना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन एंड उसकी डायरेक्शन, एंड उसकी आपको डायरेक्शन भी पता करनी है भाई। ठीक है, क्या दिक्कत होगी, क्या लगता है, क्या दिक्कत होगी? ठीक, अब भाई जो प्रोटॉन है ना विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर कितनी दूरी पर वो पैरेलली मूव कर रहा है, वो डिस्टेंस भी गिवन। वो डिस्टेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास सपोज दे रखा होगा 2 सेंटीमीटर। तो फोर्स प्रोटॉन के ऊपर का निकालना है, तो भाई इस करंट की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है, इनवर्ड्स, कहाँ लग रही है, इनवर्ड्स। ठीक है, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लगी। अब जब इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, प्रोटॉन का मूवमेंट इधर है, प्रोटॉन का मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो फोर्स पता कर लेंगे प्रोटॉन के ऊपर का, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट नीचे, प्लस मोशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नीचे, फोर्स का लगा, फोर्स ऊपर लगा। अगर ये प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो हमें क्या करना होता, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना होता। तो हम उस केस में क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज नीचे जा रहा होता, इलेक्ट्रॉन अगर सपोज नीचे जा रहा होता तो हम लोग फिंगर्स ऐसे नहीं लेते, फिर हमें फिंगर ऐसी लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम मानते कि इसकी वजह से करंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो अगर मुझे ये रूल लगाना है तो मुझे यही करना पड़ता है। ठीक है, बट अभी के लिए क्या है, अभी के लिए प्रोटॉन है। ठीक है, अभी के लिए प्रोटॉन, प्रोटॉन नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे जा रहा है बट इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स लगी, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इधर, और प्रोटॉन नीचे गया तो फोर्स का है, फोर्स उधर। तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स उस तरफ लगेगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन उधर लगेगा। अब ये फोर्स की वैल्यू मुझे निकालनी भी है। ठीक, तो फोर्स की वैल्यू निकालने का तरीका, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, चार्ज क्यू प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड B मूविंग विद वेलोसिटी v। तो चार्ज क्यू की वैल्यू तो 1.6 × 10⁻⁻⁹, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁵, और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, तो निकाल लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होती है 1/4 पाई 2I/r। ठीक है, तो 10⁻⁻⁷ ये इंटू 2 इंटू आई कितना 2 अपॉन आर कितना 2 सेंटीमीटर, 10⁻⁻², 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर लो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻5, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व करोगे तो 2 2 4 4 16 4 64 2 6.4 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा भाई प्रोटॉन के ऊपर, जस्ट इतना सोच लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा टफ होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ बस, है ना। अब देखो अगला, अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके पास मैंने रख दी कॉइल, मैंने पास रख दी इसके कॉइल। अब पूछा जा रहा है इस कॉइल के ऊपर क्या होगा अगर इस कॉइल में एक करंट फ्लो कर रहा है 25 एम्पियर्स का, और इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 10 एम्पियर। तो पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कॉइल, कॉइल के ऊपर का इफेक्ट क्या होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। अब सोचने वाली बात क्या है, देखो ये 25 एम्पियर का करंट ऐसे गया, फिर इधर भी गया, फिर इधर भी गया, ये तो सेम ही रहेगा 25 एम्पियर का करंट, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो, एक करंट ऊपर है, ये करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, तो इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का गई इनवर्स, सबके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का गई इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, ये ध्यान देना। जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड जब इनवर्स, तो इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट हो रही है इस कंडक्टर के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर, अभी जस्ट इस कंडक्टर की बात करूंगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक, तो किधर फोर्स लगाएगी, ध्यान से देखो, फोर्स का फोर्स मेरी तरफ, फोर्स मेरी तरफ आ रहा है। तो अगर मैं इस ए बी सी डी कॉइल को नाम देता हूं तो फोर्स ऑन ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया, फोर्स ऑन ए बी हो गया। ठीक, फोर्स ऑन ए बी आपको साफ पता चल रहा है, किधर है, इधर की तरफ, क्यों, क्योंकि करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स बाहर आ गया, बाहर आ गया। ठीक, अब इसके ऊपर देखो, अब इसके ऊपर देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर,
अंदर की तरफ, करंट नीचे, तो फोर्स इधर आ जाएगा, इधर की तरफ बाहर। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो फोर्स ऑन CD कंडक्टर बाहर गया। तो इसके ऊपर का नेट फोर्स क्या होगा? इसके ऊपर का नेट फोर्स क्या होगा? इसके ऊपर का नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स के लिए क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, दोनों फोर्सेस को आपस में माइनस करना होगा। दैट इज FAB माइनस FCD, दोनों फोर्सेस को आपस में माइनस करोगे। सर इसमें से इसको क्यों करा, इसमें से इसको क्यों नहीं करा? क्यों? क्योंकि ये दूरी पर रखा हुआ है और फोर्स का रिलेशन आर के साथ इनवर्स होता है, तो जितना दूर उतना कम फोर्स, तो ये कम होगा इससे। ठीक। अब इन दोनों के वजह से, इन दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स, ध्यान से देखो, FAB की वैल्यू क्या होगी? कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R इंटू लेंथ, है ना? लेंथ किसकी? AB की। लेंथ किसकी? AB की। लेंथ ऑफ AB। R कितना है? 10 सेंटीमीटर, इसको आप पुट कर लेना। तो 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाय R। R कितना? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻²। लेंथ कितनी है? लेंथ टोटल है इसकी 30 सेंटीमीटर, तो 13 इंटू 10⁻²। तो FAB को सॉल्व करोगे तो ये 10 से 10 कैंसिल होगा, 10 टू द -2 से 10 टू द -2 कैंसिल हो गई, तो 25 टू जा 50, 53 जा 1500 इंटू 10 टू द -7, तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द -4 न्यूटन। ये आ गई FAB की वैल्यू। FAB की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं बात करता हूँ FDC की वैल्यू, FDC की वैल्यू, तो फॉर्मूला वही सेम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R into length of DC, लेंथ ऑफ DC। ठीक है, तो लेंथ ऑफ DC आपको पता ही है भाई, है ना? 10 टू द -7 नहीं आया, 2 इंटू I1 कितना? I1 कितना? 10 और ये 25 अपॉन R की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो 10 तो ये था, 20 हो गया, टोटल कितना हो गया? R 30 हो गया, टोटल R कितना हो गया? 30। 30 इंटू 10 -2, लेंथ ये भी 30 इंटू 10 -2 हो जाएगी, ये टोटली इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? ऊपर बचा 25 टू जा 50 इंटू 10 500, तो 500 इंटू 10⁻⁷, तो 10⁻⁴ में कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, अब दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 1.5 माइनस 0.5 और ब्रैकेट में क्या आएगा? 10⁻⁻⁴। ठीक, तो क्या मिला? 1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गया इस कंप्लीट कॉइल के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो नेट फोर्स कॉइल क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी इसकी तरफ। कॉइल क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई, है ना? देख लो एक बार। आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा सर इनके ऊपर फोर्सेस नहीं लगेंगे? लगेंगे ना। क्या करा फिर उनका सर? देखो देखो ध्यान से, इधर क्या करंट, है ना? करंट इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर गई, सॉरी करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगा? ऊपर। करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगा? ऊपर। ठीक है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ? नीचे। करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ? नीचे। इन दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स इन पैरेलल पे ऊपर, पैरेलल साइड्स के ऊपर 0 हो जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस। ठीक है, सपोज कोई टेबल है, कोई टेबल है, सपोज कोई टेबल के ऊपर अपने लोगों ने क्या करा हुआ है ना, ये टेबल है सपोज, इस टेबल के ऊपर अपने लोगों ने एक वायर को प्लेस करा हुआ है, एक वायर AB नाम की, इसको प्लेस करा हुआ है, और इसमें अपने लोगों ने करंट फ्लो करवाया हुआ है, IAB नाम का करंट है, सपोज 10 एम्पियर्स का इसमें करंट फ्लो करवाया। अब फिर कह दिया गया भाई हवा में अपने लोगों को इसके ऊपर एक वायर को बैलेंस करना है, CD नाम की वायर को बैलेंस करना है, CD नाम की वायर को बैलेंस करना है। ठीक, अगर मुझे CD वायर के नाम को बैलेंस करना है, जिसका अपना मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ किसके गिवन है? 10 ग्राम्स या 20 ग्राम्स पर मीटर लिख लो, 1 मीटर के अंदर 20 ग्राम्स उसका मास है, मान लो अपनी तरफ से मान लो। तो अगर उसको बैलेंस करना है तो पूछा गया है कि CD वायर के क्रॉस की करंट की वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर उसको बैलेंस करना। अब बैलेंस करना है समथिंग 5 मिलीमीटर दूरी पर,
5 मिलीमीटर की दूरी पर बैलेंस करके रखना है। 5 मिलीमीटर की दूरी पर उसको बैलेंस करके रखना है। तो आपको इसमें करंट ICD की वैल्यू पता करनी है और साथ में साथ उसकी डायरेक्शन पता करनी है। तो जाहिर सी बात है यार, बैलेंस करने का मतलब है करंट AB की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसको क्या करे, रिपेल करे। तो रिपेल तभी हो पाएगा अगर इसके अंदर का करंट कैसा हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये अपने लोग पढ़ चुके हैं। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में अगर करंट सेम होता था तो वो अट्रैक्ट करती थी, करंट अपोजिट होता था तो वो रिपेल करती थी। याद है? तो यहाँ पर अपने लोगों को ये तो पता चल गया करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ये आई जो ICD करंट है ये अपोजिट होना चाहिए, बट कितना होना चाहिए ये नहीं अभी तक पता। तो भाई फोर्स जो बैलेंस करेगा इसके मास के तो बैलेंस करेगा, तो मास कितना mg नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है इसका फोर्स। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का फॉर्मूला होता है μ/4 2I1I2 अपॉन R इंटू L टोटल लेंथ। तो ये फोर्स कंप्लीटली mg को बैलेंस करे तो mg will be equal to F, that is μ/4 2I1I2 अपॉन R इंटू L। ठीक, गिवन क्या है? गिवन है m/L। ठीक, m/L गिवन है इंटू जी। ठीक, μ/4 ठीक, इंटू 2I1I2 अपॉन R। सपोज I1 ये है, सपोज I1 ये है जिसकी वैल्यू दे रखी है, I2 निकालना है, I2 की वैल्यू निकाल लो। तो क्या करो, 10⁻⁻7 ये हो गया, 2 इंटू I1 इंटू I2 की वैल्यू 10 अपॉन R 5 मिलीमीटर बोले तो 5 × 10⁻³ इधर m/L। m/L अब ध्यान देना, m/L m जो आपका 20 ग्राम से इसको कन्वर्ट करिए किसमें, केजीस में। तो 20/1000 करना पड़ा, इंटू जी बोले तो 10 कर लो। चलो अब I1 निकालना है तो I1 की वैल्यू 20 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000 ऑलरेडी था, तो उधर से आया 10⁻7 इंटू 2 इंटू 10। ठीक, अब ये कंप्लीटली 1000, कंप्लीट 1000 तो नहीं, मैं नहीं कहूंगा कंप्लीट 1000, 2 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो गए, 5 2 जा 10, तो ये भी एक जीरो खत्म हो गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ ये हो गया प्लस का 7, ये है प्लस का 1 यहाँ, तो ये भी जाएगा ऊपर तो माइनस का 1 और डिवाइड बाय 2, तो क्या बचा, ये बचा 10⁻³ अपॉन 2। 1000/2 का मतलब 500 एम्पियर्स का करंट जाएगा भाई, तब जाके ये बैलेंस हो पाएगा भाई। 500 एम्पियर्स का करंट। मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, उस क्वेश्चन का आंसर ये निकल आया। हाँ सर इतना करंट कहाँ चलाओगे, तो ठीक है लाइटनिंग का यूज कर लेंगे अपन लोग, तो ठीक है वो तो सर मिलियंस में प्रोड्यूस करती है, तो कोई बात नहीं अपन लोग थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेंगे बस उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से आपने I1 की वैल्यू को निकाल लिया। तो इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना होना चाहिए था, फ्लो होने वाला करंट I2 होना चाहिए था यार, I2। ठीक है, ये I2 होगा क्योंकि I2 अपने लोगों को निकालना था, तो I2 के लिए 500 एम्पियर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका यही चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले में लेके आएंगे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल प्लेस या रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा खत्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को भी। थैंक यू, लाइक जरूर करा करो यार। कर दिया लाइक, कर दो।